गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके गवर्नेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रिलीज़ हो गया है। अब आपको पता होगा कि सबसे पहली बार इसको 1990 में पब्लिश किया गया था यूएनडीपी द्वारा। इस बार इंडिया का रैंक इसमें 132 आया है 191 कंट्रीज़ में से, और ये भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है। अब ये डिक्लाइन जो है कंसिस्टेंटली सारी कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है सिंस कोविड-19 आउटब्रेक। तो अब इस एच डी आई में क्या क्या डायमेंशंस होती हैं, किस बेसिस पर जो है ये रैंकिंग दी जाती है। पहला ऑफ कोर्स है आपका हेल्थ, जो कि आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के बेसिस पर जो है वो मेजर किया जाता है। दूसरा है आपका नॉलेज, नॉलेज आपकी जो है मीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन के जो है बेसिस पर जो है उसको मेजर किया जाता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका मेजर किया जाता है पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम पर। ठीक है, तो इसको सबसे पहली बार पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने बनाया था, जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी और उसके बेसिस पर इसको डेवलप किया गया। अब जो है कुछ सालों से जो आपका यूएनडीपी है एचडीआर के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी जो है वो निकाल रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में देखना, अभी कुछ दिनों में ये रिपोर्ट्स भी आती ही होंगी। तो इसमें कहा गया है कि ये रिपोर्ट्स जो हैं आपकी पॉवर्टी को, इनएक्वालिटी को, जेंडर एम्पावरमेंट को भी अब ट्रैक करती हैं। और एच डी आई बेसिकली आपकी अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच को जो है वो एम्बॉडी कर रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ मीन्स को नहीं देखना है हमने, मतलब पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा जो है वो ही सिर्फ मैटर नहीं करती है, एंड्स भी मैटर करते हैं। मतलब क्या लोगों को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रही है, तो उसको मेजर करने के लिए एच डी आई को लॉन्च किया गया था। तो अब हम 2021 और 22 के ट्रेंड्स देखते हैं, तो ऑफ कोर्स जो ग्लोबल प्रोग्रेस है वो रिवर्स हो रही है। 32 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो रुक गई है, रादर रिवर्स में हो गई है, बिकॉज ऑफ कोविड की सिचुएशन, यूक्रेन की जो है वॉर और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की वजह से। ठीक है, आपको पता है कई जगहों पर बाढ़ आई है, कई जगहों पर सूखा पड़ गया है, तो ये सारे रीजंस की वजह से भी ह्यूमन डेवलपमेंट सफ़र कर रही है। और ग्लोबल डिक्लाइन भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देखने को मिला है। स्ट्रेस, सैडनेस, एंगर, वरी, ये सब देखने को मिले, रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो वर्ल्ड जो है वो एक तरह से शार्प सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डाइवर्जेंस की ओर बढ़ रहा है। अब इंडिया का इसमें देखा जाए तो इंडिया का जो रैंक है एचडीआई में 2020 में वो 130 था 189 कंट्रीज में से। इंडिया की जो एचडीआई वैल्यू है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में फॉल करती है, और जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो 6590 इंडिया की मेजर की गई है। लेकिन इंडिया का जो ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया का स्कोर 122 आउट ऑफ 170 कंट्रीज आया, जो कि एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है हमें लेटेस्ट स्कोर में। ठीक है, और अगर हम मैन एंड वुमेन के केसेस में देखें, उसमें भी जो है इनइक्वालिटी में इंडिया ने जो है कंसिडरेबली इम्प्रूव किया है। ठीक है, अब कंक्लूजन ये मिलता है इससे हमें कि पिछले साल की रैंकिंग से इस साल की रैंकिंग कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि इस बार कंट्रीज ज़्यादा मेजर की हैं और इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली एचडीआई में प्रोग्रेस कर रहा है सिंस 1990 खासकर, और इंडिया ग्लोबल एवरेज की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको एट द आउटसेट देखोगे रिपोर्ट को, तो शायद आपको लग सकता है कि ये रिपोर्ट में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, बट सिंस अगर आप 1990 से ट्रेंड देखोगे तो इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुई है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया जापान 2+2 डायलॉग। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है सेकंड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है अभी रिसेंटली टोक्यो में हुआ है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है और उनके काउंटर पार्ट्स ने। तो इंडिया जो है ये 2+2 डायलॉग जो है ये 4 कंट्रीज़ के साथ करता है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया के साथ। ठीक है, अब इंडिया जापान 2+2 डायलॉग जो हुआ है वो सबसे पहली बार नवंबर 2019 में हुआ था, क्योंकि अक्टूबर 2018 में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और पीएम मोदी ने डिसाइड किया था कि अब से इंडिया और जापान भी 2+2 मीटिंग किया करेंगे। तो 2+2 फॉरेन और डिफेंस डायलॉग जो है वो ऑलरेडी इंडिया और जापान के बीच में हो रहा था, लेकिन वो सेक्रेटरी लेवल पर हो रहा था 2010 से। अब उसको 2019 से जो है मिनिस्टर लेवल पर कर दिया गया है। तो जो इस बार का जो आपका आउटकम क्या आई है, क्या जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने बोला है कि हम दोनों रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को जो है कमिटमेंट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स हो। ऑफ कोर्स उन्होंने बिना रशिया और चाइना का नाम लिए ये सब जो है बोला है। और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये ऑफ कोर्स चाइना की तरफ इशारा है। तीसरा उन्होंने बोला है
कि जापान जो है वो अब अपनी नेशनल डिफेंस के ऊपर ध्यान देगा। आपको पता है कि जापान जो है वो अपनी डिफेंस के ऊपर जो है ध्यान नहीं देता था सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज यूएस उनको प्रोटेक्ट करता है एज पर एन एग्रीमेंट। बट अब जापान को लग रहा है कि चाइना जो है थ्रेट बनता जा रहा है, तो जापान अब अपनी नेशनल डिफेंस पर भी ध्यान देने वाला है। तो जापान ने सोचा है कि अगले 5 साल के अंदर वो अपनी पूरी जापान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और जो है वो ओवरहॉल करेगा, और अपने आप को एक तरह से अपने जापान के डिफेंस बजट को भी जो है वो बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिया ने उसको ऑफकोर्स उसको वेलकम किया है। फिर जॉइंट सरफेस लेवल भी अब टॉक्स हुआ करेंगी इंडिया और जापान के बीच में, मतलब इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हमारा और उनका जापान का जॉइंट स्टाफ जो है वो भी आपस में बात किया करेंगे। फिर इंडिया और जो है जापान की डिफेंस फोर्सेस के बीच में रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एग्रीमेंट भी साइन करने की बात की जा रही है, ऑपरेशनलाइज करने की बात की जा रही है। मतलब जैसे आपका जो है एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर आप एक दूसरे को सपोर्ट देते हो, समझ लो रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स पैक होता है, जैसे वैसे आप एक एग्रीमेंट इसमें साइन करने और ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रहे हो। फिर जापान और इंडिया जो है बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज जैसे कि धर्मा गार्डियन, जिमैक्स, मालाबार इसमें जो है पार्टिसिपेट करते रहेंगे, और इवन अपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिस्पांस, और इवन अगर फ्यूचर में कोई इन्फेक्शियस डिसीजेज या पैंडेमिक्स की सिचुएशन आती है तो उसको कैसे जो है रिस्पॉन्ड करना है, इसके लिए भी जॉइंट एफर्ट्स करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, रोबोटिक्स, ये सब जो है न्यू टेक्नोलॉजीज में भी जो है डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इंडिया और जापान करते रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट एट LAC। तो ये आपके ऑफकोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है इंडिया और चाइना के ट्रूप जो हैं वो आपके ईस्टर्न लद्दाख एरिया में जो है वो पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से जो हैं वो आपस में एक तरह से एंगेज्ड हैं। तो अब जो है ये 4th राउंड ऑफ डिसएंगेजमेंट जो है इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में हुई है। और फिर भी अभी भी जो है देमचोक और देपसांग प्लेन जो एक्चुअल में जो बिगर फेस ऑफ जहाँ पर हुए थे, जो जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेटजिकली जो आपके तंग है सिचुएशन, वहाँ पर अभी तक डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया है। तो अभी तक जो है टोटल पैंगोंग सो, गलवान नाला, डैमचौक इन लद्दाख और इवन सिक्किम के नकुला में भी जो है ये फ्रिक्शंस हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। और गलवान वैली में तो आपको पता ही है कि वायलेंट क्लैश हुआ था जिसमें इंडिया के 20 सोल्जर्स जो हैं उनको जो शहीद हुए थे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप दोनों साइड से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इवन आपको पता होगा कि फाइटर जेट्स भी एक दूसरी कंट्रीज़ ने भी वहाँ पर जो है वो एक दूसरे को दिखाने के लिए उन्होंने वहाँ पर रेकी किया है। तो उससे जो है एक तरह से ये सिचुएशन टेंस बनी हुई थी। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स इस एरिया में जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हुआ क्या है कि पिछले 16 टोटल ऐसी कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स हुई हैं ईस्टर्न लद्दाख एरिया में। जो लेटेस्ट हुई थी अभी जुलाई 2022 में, उसके बेसिस पर ये अभी जो है डिसएंगेजमेंट की गई है। जो आपके अब इसमें क्या क्या किया गया है, चाइना ने तो कह दिया है कि वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 वहाँ से तो ऑफकोर्स वो डिसएंगेज नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब इस 16th राउंड ऑफ टॉक्स में दोनों साइड्स ने अनाउंस किया है कि डिसएंगेजमेंट पेट्रोलिंग पॉइंट 15 में भी होगी, लेकिन उसको जो है बफर जोन बना दिया गया है। ठीक है, मतलब दोनों पार्ट्स जो है वो नहीं आएंगे वहाँ पर, दोनों पार्टीज वहाँ पर नहीं आएंगी। तो अब जो है इंडिया जो है ट्रेडिशनली पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12, 13 पर जो है वो पेट्रोलिंग करता रहा है। लेकिन चाइनीज़ ट्रूप्स ने इंडिया को यहाँ इन पॉइंट्स पर आने से जो है वो रोका था इन द पास्ट। तो देपसांग प्लेन्स जो है वो उधर भी है जो ये सिचुएशन जो है टेंस हो गई थी। और ये बिल्कुल दौलत बेग ओल्डी सेक्टर जो आपका कराकोरम पास के पास गुजरता है, वहाँ के नॉर्थ में पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो है ये वाला जो देपसांग प्लेन्स का जो एरिया है, यहाँ पर जो है फ्रिक्शन जो है वो अभी भी कायम है, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट नहीं हो रही है। और इस डिसएंगेजमेंट में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो गलवान वैली में पड़ता है, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A गोगरा में पड़ता है, और पैंगोंग सो, ये तीनों रीजन्स को नो पेट्रोल बफर जोन्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो एरियाज थे ट्रेडिशनली इंडिया इनको अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस सबसे बड़े ऑफ कोर्स यही हैं कि देपसांग जो प्लेन्स हैं वहाँ पर जो सबसे बड़ी जो हमारी दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए टॉप लेवल पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। उसीलिए अभी तक यहाँ से पे कोई जो है मेजर कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। 16 राउंड ऑफ टॉक्स के बाद भी जो है यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल।
इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला है कि आप जल्दी से जल्दी जो है इसको एक प्रॉपर प्लान बना के दो कि कैसे जो है इसको जो है वो इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा या कैसे इसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स बहुत टाइम से ये जो है ये दिक्कत चल रही है। रादर सुप्रीम कोर्ट में बार बार हेयरिंग चल रही है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अब दोबारा से जुलाई 2026 का टाइम मांगा है कि वो एक अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी बनाएंगे कुडनकुलम प्लांट के लिए, जहाँ पर ये स्टोर किया जाएगा स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। बट 2013 से ये जो है हेयरिंग्स चल रही हैं, अब 2026 तक का टाइम मांग रहे हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा सख्त हो रहा है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब दोबारा से एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हो, कितने सालों से एक्सटेंशन मिल रही है, और जो फाइनल एक्सटेंशन थी वो 2022 में ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन फिर भी NPCIL जो है वो दोबारा से एक्सटेंशन मांग रहा है। ठीक है, तो एनीवेज हमको देखना पड़ेगा कि स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होता क्या है। तो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूल जो आपका यूज़ हो चुका है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और वो इरेडिएट हो चुका है, मतलब उसका अब उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन करने की पावर नहीं रह गई है, उसकी इवन जो आइसोटोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी बदल चुके हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। तो उसको हम डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते ना, ऐसे कि बाहर ही फेंक दिया या पानी में फेंक दिया, उसको ऐसे तो नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, उसके लिए फैसिलिटी बनानी पड़ती है प्रॉपर। तो वही जो है सुप्रीम कोर्ट जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट को और NPCIL को कह रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2 लीजेस जो हैं एक्वाकल्चर कंपनीज की, उनको कैंसिल कर दिया है, जो कि श्रिम्प कल्चर कर रही थी वहाँ पर आपके भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क का जो है वो पार्ट है, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है उड़ीसा की। सेकंड रामसर साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया है आफ्टर चिलिका लेक इन उड़ीसा। तो जो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इसी नेशनल पार्क का पार्ट है। गहीर माथा बीच एंड मरीन सेंचुरी जो है वो इसके ईस्ट में लोकेटेड है, और इवन जो स्वैम्पी रीजन ऑफ मैंग्रोव्स ऑफ बे ऑफ बंगाल है वो भी इसके ही पास लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिवर्स जाती हैं उनके नाम है ब्राह्मणी, बैतारणी, धामरा, पाठशाला, और ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया है। कहा जाता है कि 70% ऑफ इंडिया के जो एस्चुरिन और सॉल्ट वाटर कोकोडाइल्स हैं वो इसी एरिया में रहते हैं, तो उनको कंजर्वेशन के लिए 1975 से प्रयास चल रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। तो क्वीन एलिजाबेथ जो है उनकी अभी डेथ हुई है, तो उसके लिए ही ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है वो किक ऑफ हो चुका है। जो ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है, एक डिटेल प्लान है जो कि 1960 में बनाया गया था, कि जब अगर कभी जो है क्वीन की डेथ होगी तो क्या जो है कैसे अनाउंसमेंट की जाएगी, कैसे ऑफिशियल मॉर्निंग की जाएगी, और उनका स्ट्रेट फ्यूनरल कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था, जिसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता था एज पर जो है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो अब एक और ऐसे ही ऑपरेशन यूनिकॉर्न भी था। वो ऐसी सिचुएशन थी कि अगर कभी क्वीन जो है वो स्कॉटलैंड वाले एरिया में उनकी डेथ हो जाती है तो हम क्या प्लान रखेंगे, तो वो था ऑपरेशन यूनिकॉर्न। तो ये ऑफकोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हैं ये। और ऐसे ही एक ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड है, कि जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होगी तो उनको जो है उनके बाद जो किंग चार्ल्स हैं वो जब थ्रोन पे आएंगे तो उनकी कैसे एक्सेशन होगी, तो उसके लिए भी जो है पूरा ऑपरेशन पहले से ही तैयार किया गया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Human Development Index. So this topic is important for your social issues as well as your governance section and international relations also. So as per the latest Human Development Index report by the UNDP, India has been ranked 132 out of 191 countries. So there has been a decline in its score. So what is HDI? So since 1990, UNDP has been releasing this index, which is based upon 3 basic dimensions. First, of course, is health, which is measured by life expectancy at birth. Second is the knowledge, which is expected and mean years of education. And third is standard of living, which is measured by the per capita gross national income. So actually it was developed by the Pakistani economist Mehboob ul Haq, and
who use this assessment for who use these criteria for the assessment of a country's development. And now, along with HDR is also presenting certain other parameters like the multidimensional poverty index, inequality adjusted human development index, gender inequality index, and even gender development index. So all these are meant to track poverty, inequality, and gender empowerment across different dimensions of human development. So this HDI also embodies the Amartya Sen's idea of capabilities approach, in which the importance of ends is higher than over the importance of means. Okay, so the trends of this recent year is showcasing that we are the global progress in terms of human development is reversing. Rather, the global human development has been stalled for the first time in 32 years. There has been a global decline in life expectancy. The situation is bad because stress, sadness, anger, and worry is increasing. Now they are at the records level because there has been situations like COVID, war in Ukraine, and even environmental challenges and natural disasters. So, this developing countries across the globe are entering a period of sharp social, political, and economic divergence. So, India is also not exception. India has been ranked as 130th out of one of 89 countries in 2020, but this year we have scored 132 rank. India's HDI value falls into the medium human development category. There has been a drop in life expectancy because of this. The rank has fallen, and per capita gross national income stands at $6,590, and the country has of course witnessed improvement, a slight improvement in India's gross inequality index, and the inequality in achievement between men and women has also seen a slight betterment. So the conclusion is that India is not as bad as you may be thinking in terms of rankings, because India is continuing to outperform its average human development in South Asia region, and it is also steadily catching up the global average. We have been recording progress since the first time this index was launched in 1990. So the next topic is India Japan 2+2 dialogue. So this topic is also important for your international relations. So second India Japan 2+2 ministerial dialogue took place recently in Tokyo. So so what is a 2+2 dialogue? It's a format of meeting of the foreign and defense ministers of India. And India holds these 2+2 dialogues with four key strategic partners like US, Australia, Japan, and Russia. And India Japan 2+2 dialogue started in November 2019 after the suggestion by the Prime Ministers Modi and Shinzo Abe in October 2018. And of course, we already were having 2+2 foreign and defense dialogue, but they were led by the secretary level officers since 2010. But now this has been converted into ministerial level dialogue. So, what are the key highlights of the joint statement which has been issued after this dialogue? So, of course, both countries have reaffirmed their commitment to a rules based global order. They've also emphasized on peaceful resolution of disputes. So, of course, this is a sign towards or a signal towards Russia and China, without naming them, of course. Both have committed themselves to the strategic goal of achieving a free and open Indo Pacific. This is a signal to China. Japan is modernizing its national defense. It will be increasing its defense budget, and they will overhaul their defense capabilities within the next 5 years, which of course India has welcomed. Ministers have also concurred that they will also launch joint service talks between the two countries. So, Japan Joint Staff and India's Integrated Defense Staff will start a dialogue also. Reciprocal provision of supplies and services. So it's kind of a logistics pact will also be signed between the defense forces of both countries. Apart from the multilateral exercise Milan, in which Japan will also be participating for the first time, we both will also be continuing our bilateral and multilateral exercises called Dharma Guardian, GMEX, and Malabar. So, apart from that, humanitarian assistance and disaster response, even a joint response to infectious diseases and pandemics, cooperation in the areas of new defense equipment and technology has also been envisioned. So, basically, this is a very broad conversation that we had in our recent 2+2 dialogue. So, the next topic is India China. India China
disengagement at LAC. So this topic is important for your international relations. So India and China Indian and Chinese troops have recently kicked off disengagement from patrolling point 15 in the larger Gogra hot spring area of eastern Ladakh. Of course, but there is still no progress at the strategically located Demchok and Demsang plains. So this is the fourth round of disengagement between the two countries. You know that in May 2020, we both countries clashed at the line of actual control. These points included Pangong So, Galwan Nala, Damchok, and Nakula in Sikkim, but the violent clash happened at the Galwan Valley. So, since then, both countries have amassed a large number of troops in that area. Even the infrastructure buildup has been very heavy from both sides. So far, 16 round of corps commander level talks have happened, and the recent 16th round took place in July 2022, based upon which this disengagement has occurred now. And China has, of course, earlier the China was refusing to complete the troop disengagement at the patrolling point 15, but now the both sides have announced disengagement in this region. So the Chinese were preventing Indian troops from accessing the five additional patrolling points in which the Indian armed forces used to patrol. These were the patrolling point 10, 11, 11A, 12, and 13. So Depsang plains are not far away from these areas. Daulat Beg Oldie sector, where near the Karakoram Pass. So that's why China is unwilling to let go the Depsang plains. So now the no patrol buffer zones have been created near the patrolling point 14, patrolling point 17A, and even Pangong So. So, but the problem here is that India has traditionally been calling these areas as their own territory. So, military experts believe that the Depsang plains, the most strategically important areas for us, will only be resolved after top political intervention, and probably next week when there could be a bilateral meeting between PM Modi and President Xi Jinping, and after that we can see any progress. Hopefully, of course, it is not sure because China is very unexpected or very unpredictable, so you cannot expect that it will happen. But of course, being an optimist, we should believe that this top level political intervention would be able to resolve this Depsang complexity. So the next topic is spent nuclear fuel. So this topic is important for your environment section. So Supreme Court has recently said that the problem of storing spent nuclear fuel from Kudankulam nuclear power plant has to be worked out, even if you need the help of Atomic Energy Regulatory Board. So Tamil Nadu government has been asked as to why they have been asking for extensions. They should come clear on the time schedule for the completion of this this facility for storing the nuclear fuel. So NPCIL has been asking for extensions, and now the recently they have asked for extension till 2026. So almost 13 years have passed. Time and again they have been asking for extensions. So that's why the Supreme Court is saying that why you are asking for again and again for extension. So you just need to do this right now. Okay, so what is spent nuclear fuel? So spent nuclear fuel is basically this fuel that has been used in a nuclear power plant and it has been irradiated in a nuclear reactor. So it is no longer useful in sustaining a nuclear reaction, and it may already have been it may already have changed its isotopic constituents also. So it is not useful anymore, so you cannot just discard it in the environment. You have to store it somewhere. So for that, away from reactor facility has to be created for storing this spent nuclear fuel. So the next topic is Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. This topic is also important for your environment section. So recently, Odisha government has cancelled leases granted to the two aquaculture companies for shrimp culture, and of course, this was happening in Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. So, which is this Bhitarkanika Wildlife Sanctuary is a part of Bhitarkanika National Park. It is located in Kendrapara district of Odisha. This area has been designated as the second Ramsar site after the Chelika Lake, of course. Bhitarkanika Wildlife Sanctuary surrounds this Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. I'm sorry, Bhitarkanika National Park, and
Gahir Matha Beach and Marine Sanctuary, where you know that olive ridley turtles, you see olive ridley turtles laying their eggs, fall into the east of this region. This region is inundated by the rivers called Brahmani, Betarini, Dhamra, and Patshala. So it is also the second largest mangrove ecosystem in India. Almost 70% of countries' estuarine or saltwater crocodiles are housed in this area, for which the conservation has started way back in 1975. So the next topic is Operation London Bridge. So this is also a topic for international relations. So Queen Elizabeth's death has kicked off Operation London Bridge, which is a detailed plan chalked out in 1960s, which lists out the procedures that the British government would follow after the with respect to announcement of her death, period of official mourning, and even the details of her state funeral. So this, of course, Operation London Bridge has been time and again updated as per the needs of the day, and now this has been invoked. There was also another Operation Unicorn in case the Queen had died in Scotland. So, of course, in that case, Operation Unicorn would have been followed. And there is one more, Operation Springtide. So, all these operations are British government's official procedures which have to be followed for the following reasons. So, Operation Springtide means how the King Charles III will accede to the throne after the death of Queen Elizabeth. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.